नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम रेलवे का आरआरबी का जो आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था 2019 में, उसका 6 जनवरी 2019 की शिफ्ट थर्ड के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। डेली हम एक शिफ्ट के 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। आज हम डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कैग। कैग क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि जो कैग है, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, वो किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? तो इसमें हो जाएगा जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है और जो वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थान है, उनका जो लेखा जोखा होता है उसको देखता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैग की, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, आपसे पूछ सकता है कि कैग का आर्टिकल कौन सा होता है। तो अगर मैं बात करूं कैग की, तो उसका आर्टिकल होता है 148। ठीक है, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक संघ और प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की सरकारों तथा अन्य जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनकी जो प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षण करता है, उनका लेखा जोखा रखता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। कैग पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वर्तमान समय में कैग प्रमुख गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ठीक है, ये उस टाइम का था। आपने इसमें से 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि जो कैग है उसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 148 है। ठीक है, दूसरी चीज याद रखनी है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और तीसरी चीज, जो वर्तमान में कैग हैं उनके बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि जो विश्व प्रसिद्ध चार मीनार है डैश में स्थित है। तो सभी को पता होगा चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार का निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाही वंश के 5वें शासक ने 1591 में करवाया था। यह भारत के हैदराबाद, वर्तमान तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। यह विश्व स्तर पर हैदराबाद प्रतीक के रूप में जाना जाता है और भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संरचनाओं में सूचीबद्ध है। आपने इसमें भी 3 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। दूसरा पॉइंट याद रखना है कब बनाया गया था? 1591 में। तीसरा पॉइंट याद रखना है इसका निर्माण किसने किया था? सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाही वंश के 5वें शासक ने किया था। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक, उल्टा और बड़ी प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा लेंस? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कौन सा लेंस है? वो है ऑब्जेक्टिव लेंस है। कौन सा है? ऑब्जेक्टिव। अगर मैं बात करूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ऑब्जेक्टिव लेंस वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 2 लेंसों का उपयोग करता है, अभिदर्शक लेंस और नेत्रक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जो प्रसिद्ध कृषि आंदोलन है तेभागा किस प्रांत में हुआ था? तो अगर मैं बात करूं तेभागा की, तो वो बंगाल में हुआ था। बंगाल में भागा, तो तेभागा बंगाल। किसान आंदोलनों में 1946-47 में बंगाल का तेभागा आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश की के अनुरूप लगान की दर घटाकर 43 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। आंदोलन का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभा सीपीआई की किसान शाखा ने किया। आपने बस ये याद रखना है, पहली पॉइंट आपने याद रखना है कि तेभागा जो है वो कहाँ? बंगाल में। और कब? 1946 से 1947 तक। ठीक है, 2 चीजें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है निम्नलिखित शहरों में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो अगर मैं बात करूं गुवाहाटी की, तो जो असम का गुवाहाटी शहर है उसको उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यह उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा महानगर है। पूरी दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है,
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए विकल्पों में कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसमें आता है शॉर्ट ट्रैक। ठीक है, क्या आता है? शॉर्ट ट्रैक। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जो पंचायती राज सिस्टम है या जो पंचायतों की शक्तियां हैं, अधिकार हैं, कर्तव्य को संविधान की 11वीं अनुसूची में डैश द्वारा शामिल किया गया। इसमें पूछा गया है 11th शेड्यूल। ठीक है, बात की गई है 11th शेड्यूल की। देखो आपसे ये नहीं पूछा डायरेक्ट कि भाई 11th शेड्यूल जो है वो किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा शामिल किया गया। इसमें आपसे घुमा के पूछा गया कि जो पंचायतों की शक्ति हैं, अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, तो ये आपका जो 73वां संशोधन अधिनियम हुआ था उसमें था। अगर मैं बात करूं 74 में की, तो 74 में क्या हुआ था? म्युनिसिपैलिटीज ऐड हुई थी। क्या हुआ था? म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, 73 में देखो आपने दोनों याद रखने हैं। 73 में आया आपका पंचायती राज सिस्टम जो पंचायत था। ठीक है, 74 में आया म्युनिसिपैलिटीज। अब एक बार पढ़ लेते हैं इसको। पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा शामिल किया गया। और जो 73rd संशोधन अधिनियम है वो 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है और 29 विषय पर पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार देता है। इस अधिनियम ने ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वांडीवोश का निर्णायक युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो अगर मैं बात करूं अंग्रेज और जो फ्रांसीसी थे, वांडीवोश का युद्ध उनके बीच लड़ा गया था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी के साथ लड़ाई की। ठीक है, वांडीवोश की लड़ाई 1760 में भारत में फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच हुई थी। यह लड़ाई फ्रांसीसी और ब्रिटिश औपनिवेशिकों साम्राज्यों के बीच लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा थी। जो थर्ड कार्नेटिक वार था उसका हिस्सा थी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जो भारतीय कृषि को अक्सर डैश कहा जाता है। जो भारतीय कृषि है उसको क्या कहा जाता है? मॉनसून पर दांव कहा जाता है। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं भारतीय कृषि की, तो भारतीय कृषि मॉनसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। भारत में वर्षा, ये आपने ध्यान पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है जो आपका कार्बनिक यौगिकों के अचक्रिय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को डैश भी कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं उनको क्या कहा जाता है? एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक में अचक्रिय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को एलिफैटिक यौगिक भी कहा जाता है। कोई भी रासायनिक यौगिक जिसमें परमाणु एकल, दोहरे या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा गैर एरोमेटिक संरचना बनाने के लिए जुड़े होते हैं उनको ये कहते हैं। ठीक है, आपने इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है? तो अगर मैं बात करूं कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति है वो केवल पौधों में पाई जाती है। कोशिका भित्तियां केवल पौधों में कोशिकाओं और कुछ कवक, शैवाल और बैक्टीरिया में पाई जाती है एवं यह इनमें जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली दृढ़ निश्चीव आवरण होती है जो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो अगर मैं बात करूं गंडक नदी की, तो वो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। गंडक नदी हिमालय से निकलने के बाद नेपाल में शिलाग्राम नाम से बहती है। दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, जो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गंडक नदी। दूसरी चीज़, जो गंडक नदी है वो कहाँ से निकलती है? हिमालय से। निकलने के बाद नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? शालिग्राम के नाम से बहती है। और मैदानों में पहुँचने के बाद इसे नारायणी उपनाम से जाना जाता है, जो कि काली गंडक और त्रिशूल नदी के जल के साथ सोनपुर के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। इतना याद रखना है। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है गंगा की अन्य सहायक नदियाँ। गंगा की जो अन्य सहायक नदियाँ हैं यमुना, रामगंगा, सरयू, कोसी, महानदी, सोन, तमसा, जबकि सुबानसिरी और मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं तथा जोस्कर सिंधु नदी की सहायक नदी हैं।
ठीक है, आपने ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है क्योंकि मोस्टली पेपर्स में ये पूछा जाता है कि कौन किसकी सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है। तो अगर मैं बात करूं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, वो क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जो राष्ट्रीय राजमार्ग है एक दिल्ली से डैश तक जाता है तो अमृतसर तक जाता है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग एक है वो दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है जो नई दिल्ली को पाकिस्तान से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक को शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। बाद में अंग्रेजों के समय यह ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा था। ठीक है, आपने इतना याद रखना है सबसे पहली चीज़ कि राष्ट्रीय राजमार्ग एक दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। ये भारत का सबसे प्रमुख, ये नई दिल्ली से पाकिस्तान को जोड़ता है और शेर शाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजों के समय यह ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की। ठीक है, तो देखो जो केंद्र राज्य संबंध के नए मुद्दों को देखने के लिए 27 अप्रैल 2007 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति जो थे मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा पुंछी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, बस इतना याद रखना है किसके उसमें था, मदन मोहन पुंछी। मैडन ओवर किस खेल से संबंधित है, तो मैडन ओवर जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। जब 6 की 6 बॉल 0 हो, डॉट हो, एक भी रन ना बने, उसको हम क्या कहते हैं, मैडन ओवर कहते हैं। जैसे देखो मैडन ओवर क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में एक ओवर में बल्लेबाज की ओर गेंद को 6 बार फेंकना वैध है तथा मैडन ओवर में कोई भी रन नहीं बनता है जिसे गेंदबाज के खिलाफ गिना जा सके, अर्थात केवल लेग बाई के जरिए रन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है। तो अगर मैं बात करूं पंकज आडवाणी की तो वो दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़े हैं। हुसैन बोल्ट सभी को पता है, पीटी उषा, हिमा दास, ये तीनों दौड़ प्रतियोगिता से जुड़े हैं, रेसर हैं। लेकिन पंकज आडवाणी दौड़ प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है, ये बिलियर्ड्स और स्नूकर से संबंधित हैं। जबकि हुसैन बोल्ट, जमाइका अफ्रीकी, पीटी उषा, हिमा दास भारत दौड़ प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं। चारों का याद रखना। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है, तो शक्ति कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, वाट जूल प्रति सेकंड। देखो काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति मतलब कार्य अपॉन समय, बल इंटू विस्थापन अपॉन समय। इसकी एक्सआई यूनिट क्या है, वाट है। ठीक है, वाट जूल प्रति सेकंड है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत अवशेषिता कणों को डैश के रूप से प्रेषित किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है, देखो अब ये होता क्या है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है के रूप में प्रेषित किया जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण एक प्रकार की ऊर्जा जो अंतरिक्ष में असीमित वेग से संचारित होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है, तो ये किया जाता है संसद के जो विशेष बहुमत होते हैं उसके आधार पर। अगर मैं बात करूं डीपीएसपी की तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में संशोधन संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं देख लेते हैं एक बार भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत 4 प्रकार की विशेष बहुमत का उल्लेख है, वो इस प्रकार है। अनुच्छेद 61 के तहत, 249 के तहत, 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत प्लस साधारण बहुमत द्वारा 50% राज्य अनुसमर्थन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है
किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अतिसंवेदनशील ना होने का गुण क्या कहलाता है? तो वो होता है चिरलिटी। क्या होता है? चिरलिटी कहलाता है। किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अतिसंवेदनशील ना होने का गुण चिरलिटी कहलाता है। अतः एसिमेट्री, सिमेट्री और एचिरलिटी इसके भिन्न हैं या इससे संबंधित नहीं है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो ये है बायोफोर्टिफिकेशन। क्या है? बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। जो राज्य मंत्री होते हैं की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है तीसरी अनुसूची के अंतर्गत, 3rd शेड्यूल के अंतर्गत। राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तीसरी अनुसूची में संघ के मंत्रियों, राज्य के मंत्रियों, संसद के सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आदि के लिए शपथ का प्रावधान है। ओथ्स एंड अफर्मेशन इन 3rd शेड्यूल। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को डैश कहा जाता है? तो आयतन प्रत्यास्थता मापांक। ठीक है। हाइड्रोलिक तनाव उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता मापांक कहा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है जो अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, उसके पास होता है। अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए राज्यपाल गवर्नर के पास होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1), 244(2) के अनुसूचित क्षेत्रों का संबंध का प्रावधान है। आर्टिकल भी याद रखने हैं और ये भी याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से किसने सिखों का एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया? निम्नलिखित में से देखो, दिए गए प्रश्न के निम्नलिखित विकल्पों में से कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि प्रश्नानुसार सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदलने का कार्य गुरु हरगोविंद सिंह ने किया। इन्हें सैनिक संत, सोल्जर संत के रूप से जाना जाता है। आपने बस इतना याद रखना है। ठीक है। उसके बाद है वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं डैश कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं डाइप्लोब्लास्टिक जानवर। ठीक है। वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं उन्हें डाइप्लोब्लास्टिक जानवर कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई? तो किसने दिलाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगर मैं बात करूं मणिपुरी नृत्य की तो कहाँ का है? ये सभी को पता है, मणिपुर है। मणिपुरी है तो मणिपुर का होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में मणिपुरी नृत्य को प्रदर्शित कर उसकी प्रसिद्धि वापस दिलाई। वर्ष 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन के पाठ्यक्रम में मणिपुर नृत्य को शामिल करने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने यह फैसला सिलहट के एक नृत्य प्रदर्शन देखने के बाद लिया था। उसके बाद आता है सेंसस 2011। इसको याद रखना मत भूलिए, हर पेपर में, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, CPO हो, कुछ भी हो, उसमें आना ही आना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर डैश है। कितनी है? 74% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% है। 1947 में मात्र 18% थी। 1947 में 18% थी। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46%। पहली जनगणना 1972 में तथा 10 वर्षीय जनगणना 1881 में शुरू हुई। इससे 3 पॉइंट याद रखने हैं भाई साहब। पहली जनगणना कब हुई? 1972 में। इसको क्या कहते हैं? इर्रेगुलर सेंसस। क्या कहते हैं? इर्रेगुलर सेंसस। क्यों? 1972 में करके छोड़ दी गई। उसके बाद 1881 में की, इसको कहते हैं रेगुलर सेंसस।
क्या कहते हैं, रेगुलर सेंसस, क्योंकि इसके 1881 के हर 10 वर्ष बाद, हर 10 साल में अगली जनगणना हुई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेगुलर सेंसस कहते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंत संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसने कहा था? तो रॉबिन्स ने कहा था। किसने कहा था? रॉबिन्स ने यह कथन कहा था। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31। 31 कहता है एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है? तो ये 2031 से 2032 तक होने की संभावना है। ये करंट का क्वेश्चन है, अब की बार भी आपसे पूछा जा सकता है। अब की बार रेलवे पार, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे, याद रखना। उसके बाद आता है पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को जोड़ती है। याद रखना, पनामा अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर मानव निर्मित एक जलमार्ग अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है। यह प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 90 मीटर, न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। नहीं याद रखनी, बस इतना याद रखना कहाँ जोड़ती है, किसे जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य विधानमंडल के पास है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 35 की, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 35A है, एक ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मू और कश्मीर की विधायिका को राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने और उन्हें विशेषाधिकारी प्रदान करने का अधिकार देता था। इसे राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम में संविधान में जोड़ा गया था। इसमें भूमि और अचल संपत्ति खरीदने की क्षमता, मतदान करने और चुनाव लड़ने, सरकारी रोजगार की तलाश आदि के अधिकार शामिल थे जो अन्य राज्यों के निवासियों को प्राप्त नहीं थे। ठीक है, फिर आर्टिकल 370 के तहत इसको हटा दिया गया। अगर मैं बात करूं यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है, तो भाई साहब स्विट्जरलैंड में कोई भी बंदरगाह नहीं है। दिए गए प्रश्न के विकल्पों में स्विट्जरलैंड एक यूरोपीय बंदरगाह विहीन देश है। इसकी राजधानी बने है तथा इसकी मुद्रा स्विस फ्रैंक है और बोली जाने वाली भाषाएं कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ स्विट्जरलैंड याद रखना। ठीक है, इनमें से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है? तो सोमोरिरी झील पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36। देखो एक बार ये देख लेते हैं। अन्य झीलें इस प्रकार हैं: भीमताल झील उत्तराखंड, नैनीताल झील उत्तराखंड और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? तो सिक्किम में पाया जाता है। सिक्कों को डालते हैं जेब में, जेब से हो जाएगा जेमू। ठीक है, जेमू ग्लेशियर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह सिक्किम में स्थित है, लगभग 26 किलोमीटर लंबा और कंचनजंगा के आधार पर स्थित है। बस। उसके बाद है श्रीलंका में जातीय संघर्ष के मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो 1987 में किए गए। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। 3 युद्ध हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। पानीपत का तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया था? तो वो हराया था अहमद शाह अब्दाली ने। याद रखना है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के पेशवा भाव के तहत मराठों के बीच लड़ा गया, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है? जो जॉइंट सेशन है, जो जॉइंट सिटिंग है पार्लियामेंट की, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब याद रख लो भाई साहब, भारतीय संविधान जो वर्ष 1949 में अस्तित्व में आया, वह अपनी कई विशेषताओं, अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो जॉइंट सेशन, सदनों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची। सोवियत संघ की बात करें तो मौलिक कर्तव्य। फ्रांस की बात करूं तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंदितों के आदेश। आयरलैंड की बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ठीक है,
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? तो खो खो जो है, खो खो, कबड्डी और लूडो एशियाई मूल के खेल हैं, जबकि रग्बी एशियाई मूल का खेल नहीं है। इसका विकास इंग्लैंड में हुआ था, तो आपने याद रखना है नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है? अपरकट संबंधित नहीं है। देखो अपरकट बर्डी संबंधित नहीं है। अपरकट, नॉकआउट और पंच बॉक्सिंग खेल से संबंधित हैं, जबकि बर्डी गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ में एक होल को पार कर स्ट्रोक कम मारने की बर्डी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं गोल्फ की तो शब्दावली याद रखो, ईगल, बोगी, पार, टी, होल, इन, वन आदि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक प्रमुख कारक नहीं है? तो परिवहन उत्पादक का एक प्रमुख कारण नहीं है। परिवहन एक सेवा या सुविधा है जिसके द्वारा व्यक्तियों, सामान, संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जबकि परिश्रम, भूमि और पूंजी उत्पादन का एक प्रमुख कारण है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 43 की, तो निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो अर्थवेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है FIG किस खेल का शासी निकाय है? तो ये जिम्नास्टिक का शासी निकाय है, आपने याद रखना है। जबकि गैम्बलिंग, गोल बॉल और गोल्फ FIG से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? तो जो भद्रावती है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से जाना जाता था? तो उसको शेरशाह के नाम से जाना जाता था। 1539 में फरीद खां को शेरशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसने चौसा की लड़ाई, दूसरी पॉइंट याद रखना है, चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में हुमायूं को हराया और उसके बाद उन्होंने सम्राट के रूप में शेरशाह की उपाधि धारण की। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 47, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो जो 42वां संशोधन अधिनियम था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया। ठीक है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ईयर याद रखना है, 1976 द्वारा कमेटी कौन सी थी? स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिशों पर संविधान में भाग 4A में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में जो 86वां 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 में, उसके माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया। अतः सभी 11 मूल कर्तव्य 51A भाग 4A में सूचीबद्ध हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 48 की, तो भारतीय न्यायालय प्रणाली डैश प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है? तो एकीकृत का पालन करती है। भारतीय न्यायालय प्रणाली एकीकृत प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है और यह स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली है। राष्ट्र को सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय। हालांकि राज्यों का अलग अलग उच्च न्यायालय होता है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है गैर निष्पादित संपत्ति NPA एक लोन या एडवांस है जो डैश की अवधि के लिए मूल या ब्याज भुगतान को ओवरड्यू रहता है। तो ये क्या है? 90 दिन का है। बस आपने इतना याद रखना है। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार ताजे पानी की झील कौन सी है? तो आपकी हो जाएगी सुपीरियर झील। निम्नलिखित में दिए गए प्रश्न के विकल्प में सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह आकार की दृष्टि से विश्व की तीसरी और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। आज की शिफ्ट के अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। धन्यवाद।